हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं एनटीपीसी का, जो कंटिन्यू सेशन आ रहा है। आज हम सेशन का बात करेंगे तो आज प्रीवियस पेपर 8/1/2021 का उठाया गया है। 8/1/2021 का प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे और इसका पीडीएफ का बात करते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको बता देते हैं कि जो भी रेलवे की तैयारी कैंडिडेट करते हैं उसका प्रीवियस पेपर मारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं कि एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी में प्रीवियस पेपर ओरिजिनल लगाने के बाद आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपको अनुमान लगेगा कि किस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीक़ा से आगे भी हम आपको बता देते हैं कि ग्रुप डी का भी हम एक सेशन लेके आएंगे जो प्रीवियस ओरिजिनल पेपर का ही है। जो एलपी लोको पायलट का फॉर्म भरे हैं तो ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर जरूर लगा के जाइए। उसमें साइंस का लेवल अच्छा रखा गया है, उसका भी एक वीडियोस आज नहीं तो कल जरूर हम अपलोड करेंगे। तो आज का सेशन का हम बात करेंगे एनटीपीसी का। एनटीपीसी कंटिन्यू आते रहेगा, इसमें कोई ब्रेक ना होगा, लेकिन ग्रुप डी का 1 से 2 दिन बीच कर के एक सेशन लाते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल पर आपको एसएससी में एमटीएस और सीजीएल इसका भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है। जिस कैंडिडेट एसएससी का भी तैयारी करते हैं वो इसका ओरिजिनल पेपर लगा सकते हैं। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वो था विनय पिटक में। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए उल्लेख था। अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का, तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक दिया गया था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक दिया गया था, त्रिपिटक दिया गया था। और त्रिपिटक अगर बात करेगा तो त्रिपिटक में 3 था, त्रिपिटक में 3 था। एक था विनय पिटक, एक था विनय पिटक। दूसरा का बात करेगा तो दूसरा था सुत्त पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक था। तो त्रिपिटक में कौन कौन था? तो विनय पिटक था, सुत्त पिटक था और अभिधम पिटक था। तो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक जो पूछा है कि बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं का उल्लेख किया गया था, तो भिक्षुओं का उल्लेख जो किया गया था वो विनय पिटक में ही किया गया था। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि बताइए कि बौद्ध धर्म के कितने त्रिपिटक हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक हैं। कितने? तो 3। तो एक विनय पिटक होता है, एक सुत्त पिटक होता है, एक अभिधम पिटक होता है। अगर हम बौद्ध धर्म का अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में पहला जो बौद्ध धर्म में जो पहला स्टार्ट किए तो महात्मा बुद्ध स्टार्ट किए थे। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। और महात्मा बुद्ध का अगर बात करिएगा, महात्मा बुद्ध का अगर बात करिएगा, महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। अगर बात करेगा कि जन्म इनको कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कहाँ? तो लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी के कपिल वस्तु में जन्म इनको हुआ था। अगर इसी में हम बात करेंगे कि इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। अगर हम बात करते हैं कि गृह त्याग किए थे, तो गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को अगर हम बात करते हैं कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भिनिष्क्रमण
क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को, महाभिनिष्क्रमण होता है गृह त्याग को। अगर बात करेगा कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति का अगर बात करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, बोध गया में, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन सी नदी था, तो नदी का नाम था निरंजना नदी, नदी का नाम था निरंजना नदी के किनारे हुआ था, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर हम बात करते हैं पहला उपदेश कहाँ दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक अगर उपदेश का बात करेगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किस में मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि संविधान अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं का उल्लोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान की मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। बोला कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो कोई विशेष अधिकार का बात किया था कौन, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बात किए थे। कौन के थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर बात करिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो ये आर्टिकल 32 को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान का आत्मा बताए थे, संविधान का आत्मा बताए थे। आत्मा से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार का कौन सा आर्टिकल है जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा बताए थे, तो संविधान का आत्मा बताए थे आर्टिकल 32 का। अगर बात करेगा अम्बेडकर जी की बात करते हैं ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्ट कमेटी का भी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। अगर यही बात करिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू जी का आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन भी किए थे, 1937 का अगर बात करेगा तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन भी किए थे, फैजपुर का भी अधिवेशन किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखे लाहौर अधिवेशन में। फिर 1936 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए और 1937 में फैजपुर में भी अध्यक्षता किए थे। फिर चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको बता देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किए थे बारदोली सत्याग्रह, और बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह में गुजरात में हुआ था, और बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। और साथ में बताते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन भी किए थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सी राजगोपालाचारी के बारे में भी एक पॉइंट देख लीजिएगा। सी राजगोपालाचारी के बारे में पूछ देता है कि बताइए कि भारत के भारतीय वाइसराय कौन थे, भारत के भारतीय अंतिम वाइसराय कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम भारतीय वाइसराय, भारत के अंतिम भारतीय वाइसराय पूछेगा तो कौन है, तो सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है,
किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर पवन ऊर्जा का बात करेगा तो तमिलनाडु में होता है। भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है, इसमें देखिएगा महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही अपने गुरु किनको माने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को माने थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किनको है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किनका है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन दिए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी दिए थे। अगर हम यही बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव दिए थे। गणपति पूछ लिया जाता है कि गणपति महोत्सव कौन दिए थे? तो गणपति महोत्सव चलाए थे कौन? तो 1893 में चलाए थे बाल गंगाधर तिलक। अगर बात करिएगा शिवाजी महोत्सव कौन चलाए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाए थे 1895 में। फिर बाल गंगाधर से ही पॉइंट जुड़े हुए हैं कि 2 पत्रिकाएं चलाए थे। एक चलाए थे केसरी, एक केसरी था और एक था मराठी, एक केसरी था, एक मराठी था। अगर हम बात करते हैं केसरी, तो केसरी जो चलाया गया था वो मराठा भाषा में चलाया गया था, मराठा भाषा में, और मराठी जो चलाया गया था वो चलाया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में चलाया गया था। तो 2 पत्रिकाएं थे केसरी और मराठी। अगर इन्हीं से पॉइंट से जुड़े बात करेगा तो ये चलाए तो होम रूल आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन चलाए थे। और इसी आंदोलन में ही बोले थे, एक नारा दिए थे, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में लाला लाजपत राय के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। लाला लाजपत राय को पता है कि साइमन कमीशन जब 1928 में भारत पहुंच गया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज से क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। और लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी भी कहा जाता है, पंजाब का केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में इन पर लाठी चार्ज की वजह से इनको क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गति का 3 नियम दिया था न्यूटन ने। गति का 3 नियम दिया था कौन? तो न्यूटन ने। पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। आपको बता देते हैं गति का प्रथम नियम था जो बल की परिभाषा मिला था। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिला। बल की परिभाषा किससे मिला था? तो गति के प्रथम नियम से मिला था। द्वितीय नियम से अगर बात करेगा तो द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिला था। बल का सूत्र मिला था किसे? तो द्वितीय नियम से मिला था। तृतीय नियम से मिला था बल की प्रकृति के बारे में जानकारी मिला था, बल की प्रकृति के बारे में जानकारी मिला था। तो पूछा कि गति के कितने नियम था? तो गति का 3 नियम था। न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा, द्वितीय नियम से बल का सूत्र और तृतीय नियम से बल की प्रकृति की जानकारी मिलता है। अगर हम प्रथम नियम की बात करते हैं तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व के नियम के बारे में बताया था गैलीलियो ने। तो इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो का नियम। जीव विज्ञान के जनक अगर पूछेगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक कौन हो गए? तो अरस्तु हो गए। अगर हम बात करते हैं न्यूटन का बात करते हैं, बल्ब की खोज किसने किया था? तो बल्ब की जो खोज किया था वो किया था कौन? तो एडिसन ने किया था, एल्वा एडिसन ने। तो बल्ब की खोज किया था एल्वा एडिसन ने। न्यूटन के 3 नियम दिया था कौन? गति का 3 नियम दिया था न्यूटन ने दिए थे। गैलीलियो को जड़त्व का नियम भी दिया था, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम दिया था। और पता है कि जड़त्व बराबर आई बराबर होता है mr²। याद रखेगा, आई बराबर mr² होता है। आई जड़त्व है, m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है। आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि अगर बताइए कि अगर द्रव्यमान किसी वस्तु को बढ़ा दिया जाता है तो क्या जड़त्व बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? तो आपको पता है कि जब द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन देखिएगा डायरेक्ट रिलेशन है।
डायरेक्ट रिलेशन है। तो जड़त्व द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, फिर गैलीलियो का नियम को, जड़त्व का नियम गैलीलियो के नियम भी गैलीलियो ने ही दिया था, या जड़त्व का नियम कह लीजिए, या न्यूटन का प्रथम नियम कह लीजिए। उसी तरीका से न्यूटन ने दिया था गति का 3 नियम। फिर बल्ब का खोज किसने किया था? तो एल्वा एडिसन ने किया था, एल्वा एडिसन ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। आपको बताते हैं कि भारत में परमाणु परीक्षण पहला बार हुआ था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ? तो पोखरण में हुआ था। तो 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था, और इसी का कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। लेकिन अगर इस सेकंड परीक्षण का पूछेगा कि सेकंड परीक्षण कब हुआ था, तो सेकंड परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को। अब ये भी कहाँ हुआ था? तो पोखरण में ही हुआ था। ये भी कहाँ हुआ था? तो पोखरण में ही हुआ था। और इसका अगर कोड का बात करिएगा तो इसका कोड दिया गया था ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि पहला परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था, जिसका कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। द्वितीय परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को, जहाँ कहाँ हुआ था? तो पोखरण में ही हुआ था, और उसका कोड दिया गया था ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। अगर हम बात करते हैं परमाणु के बारे में, तो आपको पता है कि परमाणु है जो एक अनियंत्रित बम है। परमाणु है जो एक अनियंत्रित पर काम करता है, एक अनियंत्रित है, और एक परमाणु विखंडन पर काम करता है। परमाणु विखंडन पर काम करता है। तो परमाणु विखंडन पर काम करता है। अगर हम बात करते हैं कि पहला परमाणु विखंडन पहला जो परमाणु गिराया गया था, वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था। फिर दूसरा जो गिरा दिया गया था वो 9 अगस्त 1945 को ही, कहाँ? तो नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर गिराया गया था। तो नागासाकी पर गिराया गया था। तो दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और पहला को नाम दिया गया था लिटिल बॉय नाम दिया गया था, और दूसरा का फैट मैन दिया गया था। फैटमैन कोड था दूसरा का फैटमैन, और पहला का लिटिल बॉय था। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि भारत के पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, कहाँ ना, कोड क्या है? तो कोड था स्माइलिंग बुद्धा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होंगे। बोला 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये बोले थे गोविंद बल्लभ पंत ने बोले थे। अगर संविधान सभा की अगर बात करेगा तो पता है कि पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और अगर सलाहकार की बात करेगा कि सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार के रूप में थे बी एन राव थे सलाहकार के रूप में। अगर बात करेगा कि ये बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष कौन, तो सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। और ये बताइए कि
उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि CSIR के वैज्ञानिक ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया, तो अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? बोला है कि CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया, तो ये अध्ययन कहाँ किया गया था? तो लक्षद्वीप में किया गया था। कहाँ? तो लक्षद्वीप में अध्ययन किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आप अगर मेरा कंटिन्यू सेशन एनटीपीसी का एनालिसिस देख रहे हैं तो जब भी कंप्यूटर से आता है तो पिछले देखिएगा कि हम कंप्यूटर का जनक के बारे में भी जिक्र किए थे, जो फैक्ट बताते हैं एक्स्ट्रा। और देखिए उसी एक्स्ट्रा फैक्ट से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगर प्रश्न में अगर कंप्यूटर से ही अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है इनपुट और आउटपुट। तो आपको हम बता देते हैं कि इनपुट में जैसे पूछेगा तो इनपुट में कीबोर्ड हो गया, उसी तरीक़ा से पूछेगा तो माउस हो गया, माउस हुआ। माउस के बाद पूछेगा तो माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन के बाद स्कैनर हो गया। अगर आउटपुट का बात करेगा तो आउटपुट में देखिएगा तो आउटपुट का अगर बात करेगा तो मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के बाद प्रिंटर के बाद प्रोजेक्टर पूछेगा कि प्रोजेक्टर के बाद प्लॉटर के बाद स्पीकर। तो ये जितना भी हम लिखाए हैं वो प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ ही दिया गया है, उसमें सीधे छांटने के लिए बोल देता है कि बताइए कौन इनपुट का भाग नहीं है, कौन आउटपुट का भाग नहीं है। तो ये सब याद रखेगा, इनपुट और आउटपुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चार्ल्स बेबेज है जो कंप्यूटर का जनक है। अगले प्रश्न देखिएगा बोला है कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो अपनाया गया था मुकदमे के बिना करावास अपनाया गया था। मुकदमे के बिना करावास। अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट का, तो रॉलेट एक्ट जो आया था वो आया था 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। अगर रॉलेट एक्ट आया था किस लिए? तो भारतीय क्रांति को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। और सिडनी रॉलेट ने ही एक लाया था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया था। और इसी के तहत एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट के तहत भी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इसीलिए इसे कहा जाता था बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील। इस कानून को क्या कहा जाता था? तो बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता था। और महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। तो काला कानून किसने कहा था? तो काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने। तो रॉलेट एक्ट आया कब? तो 19 मार्च 1919 को। इसे सिडनी रॉलेट ने एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट के तहत बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के एक कानून कहा गया था। और इसमें महात्मा गांधी ने इस कानून को क्या कहा था? काला कानून नाम दिया था। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुकदमा के बिना करावास। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि लिटमस विलियन से प्राप्त होता है।
लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं लिटमस विलियन का, तो लिटमस विलियन का काम होता है कि विलियन का अम्लीयता और क्षारीयता को पहचान करना। विलियन के अम्लीयता और क्षारीयता का पहचान करना। तो विलियन लिटमस का काम है अम्लीयता और क्षारीयता का पहचान करना, और ये प्राप्त होता है किससे? तो लाइकेन से। और लाइकेन कहाँ का? लाइकेन एक थैलोफाइटा का समूह का पाया जाता है। थैलोफाइटा समूह के एक क्या है? तो थैलोफाइटा के समूह का लाइकेन है। जैसे थैलोफाइटा समूह में कौन पाया जाता है? तो लाइकेन। थैलोफाइटा के समूह का कौन है? तो लाइकेन है। और लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? तो लिटमस। और लिटमस का काम होता है कि विलियन के अम्लीयता और क्षारीयता को पहचान करना। अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करता है कौन? तो लिटमस। अगर यही बात करते हैं, देखिएगा, माफ करिएगा दोस्त, कट गया था। यहाँ देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लिटमस विलियन से प्राप्त होता है, तो लिटमस विलियन प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस विलियन प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन किसका समूह है? तो एक थैलोफाइटा के समूह का है। थैलोफाइटा के समूह का कौन पाया जाता है? तो लाइकेन पाया जाता है। और लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है। आपको हम बताएं कि लिटमस है जो अम्लीयता और क्षारीयता को पहचान करने में काम आता है। अगर हम यही बात करेंगे तो एक होता है ABR और एक होता है BRB। ये होता है एसिड ब्लू टू रेड। और एक होता है बेस रेड टू ब्लू। ये है जो अम्ल है, जो अम्ल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। और क्षार है जो लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो ब्लू कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में है, बोला है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की जो एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की है जो एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? तो जाने में मदद करता है F2। कौन? तो F2 जाने में मदद करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किससे जुड़े हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन का, तो बचपन बचाओ आंदोलन ये चलाए थे 1980 में। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे। और इसके लिए ही इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का 2014 में इनके शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। किसके लिए मिला था? तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने। अगर बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन का अगर बात करिएगा, इस आंदोलन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर बात करिएगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया था। इसी तरीक़ा से आगे भी हम बताते हैं कि उजाला योजना कब आया था? उजाला योजना, तो उजाला योजना की अगर बात करेगा तो उजाला योजना आया था 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को उजाला योजना आया था। उसी तरीक़ा से कभी पूछ लेता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब आया था? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आया था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आया था। उजाला योजना आया था 1 मई 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया था 22 जनवरी 2015 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज दिया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा रचना है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो लिखा गया है सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद का रचनाएं, तो एक हो गया सेवा सदन, दूसरा लिखे थे रंगभूमि, दूसरा था रंगभूमि। रंगभूमि किसके था, तो मुंशी प्रेमचंद का था। उसी तरीक़ा से फिर निर्मल किसका था, तो प्रेमचंद जी के ही था। एक पूछता है गबन, गबन किसका था, तो प्रेमचंद का ही था। एक पूछता है कर्मभूमि, कर्मभूमि भी किसका था, तो प्रेमचंद का था। तो रंगभूमि हुआ, निर्मल हुआ, गबन हुआ और कर्मभूमि किनका था, तो प्रेमचंद का था, प्रेमचंद। इसी तरीक़ा से और हम बात कर लेते हैं यहाँ कुछ किताबें। अगर कुछ किताबें का अगर बात करिएगा यहाँ, तो सेवा सदन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पंचतंत्र कौन लिखे थे, पंचतंत्र, तो पंचतंत्र लिखे थे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा कौन लिखे थे, तो पंचतंत्र लिखे थे। फिर पूछता है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा कौन लिखे थे, तो हुमायूं नामा जो लिखे थे, हुमायूं नामा वो लिखे थे गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम लिखे थे। उसी तरीक़ा से अब प्रश्न में आपको पूछेगा कि ये बताइए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र का अगर बात करेगा, तो अर्थशास्त्र जो लिखे थे, अर्थशास्त्र वो लिखे थे चाणक्य, चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र। फिर मुद्रा राक्षस पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने लिखा था, विशाखा दत्त ने लिखा था। फिर पूछ लेता शाहनामा किसने लिखा था, शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। तो आपको बता देते हैं पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हुमायूं नामा लिखे थे गुलबदन बेगम, अर्थशास्त्र लिखे थे चाणक्य, मुद्रा राक्षस लिखे थे विशाखा दत्त और शाहनामा लिखे थे फिरदौसी। दोस्त बता देते हैं जो भी फैक्ट बता रहे हैं वो प्रीवियस पेपर का उठाया ही गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। आपको बताएं प्रेमचंद का भी बता दिए कि सेवा सदन हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मल हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि और गोदान किनका था, तो प्रेमचंद जी का था। एक पूछ लेता है कामायनी, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो कामायनी के भी देख लीजिए। तो कामायनी के रचयिता था जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कामायनी का। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि भेल का पूर्ण रूप क्या है। भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो भेल का होता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। अगर भेल का बात करिएगा तो आपको पता है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है, महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 13 है, और जिसमें 13 में एक भेल भी है जो महारत्न कंपनी में है। अगर महारत्न कंपनी का अगर बात करते हैं तो एग्जांपल में जैसे कि हम बताते हैं कि एक एनटीपीसी महारत्न कंपनी में है, ओएनजीसी महारत्न में है, सेल पूछेगा कि सेल, तो सेल भी महारत्न कंपनी में होता है, गेल पूछेगा तो गेल महारत्न कंपनी में है। उसी तरीक़ा से फिर पूछ लेता है CIL। तो इस तरीक़ा से आपको भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 13 पूछा जो है, और भेल का पूर्ण रूप पूछेगा तो भारत हैवी इलेक्ट्रिशियंस लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा कि भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है, तो 13 है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्त बता दें कि एनटीपीसी में 3 से 4 के आसपास कभी कभी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है कंप्यूटर से, और कहीं कहीं शिफ्ट में आपको 1 से 2 नज़र आएगा। तो इस तरीक़ा से ही इसका रेंज रहता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर से भी आप नहीं छोड़ सकते, कंप्यूटर को भी एक बार पेपर से पहले हम करवा देंगे, उसका रिवीजन करके जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, बोला है कि 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि आपको द्रव्यमान दिया गया है कितना, तो 14 केजी और अगर बात करिएगा कि वेग कितना दिया हुआ है, तो आपको वेग दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकंड। 28 मीटर पर सेकंड, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना दिया है, तो 14 और वेग कितना दिया है 28। ये जब दोनों को मल्टीपल करिएगा तो आपको आंसर 392 केजी मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा। तो पूछा कि संवेग क्या होगा, तो संवेग हो जाएगा 392 केजी मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं कि एक प्रश्न और संवेग के रिलेटेड पूछ लिया जाता है, वो भी याद रखिएगा न्यूमेरिकल में, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है P²/2m। जो संवेग का स्क्वायर P है, जो संवेग है, तो P²/2m भी काइनेटिक एनर्जी का याद रखेगा। और साथ में काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है mv², 1/2mv²। तो ये भी याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि इंडियन हाई स्कूल के छात्र, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम के द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह के नाम क्या है, उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। बोला है कि इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा के द्वारा भेजा गया था। तो कलाम सैट को भेजा गया था। कलाम सैट को भेजा गया था किसको, तो इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम के द्वारा भेजा गया था किसको, तो कलाम सैट को भेजा गया था। अगर नासा का अगर बात करिएगा तो नासा का जो गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को हुआ था। 29 जुलाई 1958 को हुआ था। और इसका अगर हेडक्वार्टर का बात करिएगा नासा का, तो हेडक्वार्टर कहाँ का है, तो यूएसए के एजेंसी है। तो नासा का गठन 29 जुलाई 1958 को हुआ था। 29 जुलाई 1958 को हुआ था। और ये कौन सा लॉन्च किया था, तो छात्रों के द्वारा, एक टीम के द्वारा निर्मित पहल छात्र उपग्रह भेजा था। कौन सा, तो कलाम सैट भेजा था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहलाती है। बोला है वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो ट्रक फार्मिंग कहलाती है। अगर मिश्रित खेती का बात करेगा तो मिश्रित खेती होता है कि अगर फसल के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं, उसी को हम कहते हैं मिश्रित खेती। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जहां, मतलब वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों को विशेष रखता है, उस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग खेती कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग खेती कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा है कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास की निम्नलिखित में से क्या कारण है। बोला है कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास की इनमें से कौन सा कारण है या क्या कारण है, तो निर्धनता है। क्या, तो निर्धनता है। बताते हैं कि निर्धनता का मतलब ये होता है कि अगर घरेलू जरूरत पूरा करने में और अगर समाज में भाग लेने के लिए प्राप्त संसाधन नहीं है, उसी को हम कहते हैं निर्धनता। क्या बोलते हैं, तो निर्धनता कहते हैं। तो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो निर्धनता कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 1920 में किस आंदोलन का असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था। आपको बता देते हैं कि खिलाफत आंदोलन हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने वादा किया था तुर्की से कि अगर हमको आप अगर सपोर्ट करिएगा प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन नतीजा ऐसा रहा कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तुर्की का विभाजन कर दिया, और तुर्की का विभाजन कर देने से ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने वाला था कौन, मोहम्मद
मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में। लेकिन कुछ दिन के बाद इसका अध्यक्षता कौन कर दिए? तो 23 नवंबर 1919 को इनकी अध्यक्षता कौन कर दिए? तो महात्मा गांधी कर दिए, महात्मा गांधी जी कर दिए। तो महात्मा गांधी जी जब इनको अध्यक्षता कर दिए खिलाफत आंदोलन का, तो महात्मा गांधी पर खिलाफत आंदोलन का जो आंदोलन चल रहा था वो महात्मा गांधी पर भी विश्वास बन गया, और महात्मा गांधी को मुस्लिम से भी सपोर्ट मिल गया। और यही कुछ दिन के बाद तुर्की विभाजन क्या किया गया? तो रद्द किया गया। तुर्की विभाजन कुछ दिन के बाद रद्द किया गया, और जब जैसे रद्द हुआ तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया असहयोग आंदोलन। तुर्की विभाजन को रद्द करने के बाद स्टार्ट हो जाता है 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो जाता है कौन सा? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, और यही असहयोग आंदोलन आगे भी चलते रहता है। लेकिन एक घटना घटता है 5 फरवरी 1922 का, और 5 फरवरी 1922 के घटना होता है, और इस घटना के नाम है चौरी चौरा कांड हो जाता है कहाँ? तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है। और गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देने से महात्मा गांधी ने यही आंदोलन असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं, या स्थगित कर देते हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि 1920 में किस आंदोलन की असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? तो खिलाफत आंदोलन को ही जोड़ दिया गया था असहयोग आंदोलन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगर हम बात करिएगा यहाँ अगस्त क्रांति का, तो अगस्त क्रांति को ही हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, और यह स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति। उसी तरीक़े से स्वदेशी आंदोलन का बात करिएगा तो जब बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया था कौन? तो करजन ने 1905 में तो स्वदेशी आंदोलन दिए थे कौन? स्वदेशी आंदोलन लाए थे WC बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी लाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी स्वदेशी आंदोलन लाए थे। लेकिन यहाँ बंगाल विभाजन का अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 19 जुलाई 1905 को ऐलान किए करजन ने बंगाल विभाजन का घोषणा किए। इस डेट को घोषणा हुआ था। लेकिन पारित कब हो गया? तो अगर पारित का बात करेगा तो पारित हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी आया था, और स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था। किनको? तो WC बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपसे प्रश्न में पूछा है कि 1920 में कौन सा है जो असहयोग आंदोलन का रूप ले लिया था? तो ले लिया था खिलाफत आंदोलन। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि ग्रीन हाउस गैस के सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा है। सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा है। आपको बता देते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे प्रभावकारी या सबसे अहम भूमिका निभाता है कौन? ग्रीन हाउस गैस में CO2 के कारण ही ग्रीन हाउस गैस होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर ग्रीन हाउस का बात करिएगा तो CH4 भी आता है, मीथेन भी है। फिर ओजोन का बात करिए तो ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस में है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कौन बना देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन होता है? तो ऊर्जा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि असम में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई में खोजा गया था। अगर असम का बात करेगा तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है कौन सा? माजुली द्वीप। काजीरंगा नेशनल पार्क का भी अगर बात करेगा कि
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी असम में है। उसी तरीके से अगर मानस नेशनल पार्क भी असम में ही पड़ता है। और एक नृत्य है सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य पूछेगा तो सत्रिया नृत्य भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो असम से ही जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, तो डिगबोई में खोजा गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य इस शैली है। बोला है कि किस धरोहर स्थल में वास्तुकला का द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो है हम्पी का। किसका, तो हम्पी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन पड़ता है, तो हम्पी। अगर कोणार्क का बात करेगा तो कोणार्क टेम्पल पड़ता है उड़ीसा में, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में। खजुराहो का बात करेगा तो खजुराहो पड़ता है एमपी में। और कंदारिया मंदिर, कंदारिया टेम्पल कहाँ पड़ता है, मंदिर पड़ता है, तो वो भी पड़ता है खजुराहो में। अगर एलोरा का बात करिएगा तो आपको पता है कि एलोरा पड़ता है महाराष्ट्र में। एलोरा कहाँ है, तो एलोरा महाराष्ट्र में है। और एलोरा की गुफाएं बनवाया था कौन, तो राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। अगर बात करेगा कि कितने गुफाएं हैं इसमें, तो टोटल गुफाएं कितना है, तो 34 है। टोटल 34 गुफाएं हैं, और जिसमें 3 प्रमुख धर्म को निरूपित करता है। तीन प्रमुख धर्म को निरूपित करता है। तो 3 प्रमुख धर्म को निरूपित करता है, 34 गुफाएं हैं, और राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। और ये कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर यहीं एलोरा से ही कुछ पॉइंट अगर जुड़े बात करते हैं, तो आपको पता है कि बौद्ध, हिंदू और जैन 3 जो धर्म हैं वो कौन कौन है, तो बौद्ध हो गया। बौद्ध अगर हम बात करिएगा, इसमें हम बात करिएगा, माफ करिएगा दोस्त, देखिएगा हम बता रहे थे एलोरा के बारे में। तो एलोरा में 34 गुफा था और 3 प्रमुख धर्म को निरूपित करता था। 3 प्रमुख धर्म को निरूपित करता था। और 3 धर्म में कौन कौन था, तो एक बौद्ध धर्म था, दूसरा हिंदू धर्म था, और तीसरा था जैन धर्म। अगर बौद्ध धर्म का बात करेगा तो 1 से 12 तक गुफा मिलता था बौद्ध धर्म का। हिंदू का बात करेगा तो 13 से 29 तक मिलता था हिंदू धर्म का। और जैन का बात करेगा तो 30 से 34 मिलता था किसका, तो जैन धर्म का मिलता था। तो एलोरा गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आपको हम बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो CO2 प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो बना देता है C6H12O6 प्लस O2। तो आपको बता देते हैं कि CO2 गैस और H2O जब अभिक्रिया करता है तो आपको बनाएगा ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये उत्पाद के रूप में हम लोग का बेनिफिट होता है। तो इसीलिए पेड़ पौधे लगाने की इजाज़त दिया जाता है कि पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से अपना H2O लेके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज अपना भोजन तैयार करेगा और हम लोग का क्या मिलेगा, तो बाहर निकालता है ऑक्सीजन हम लोग के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम यही बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा दम घुटने वाला गैस किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो क्या है, तो जहरीली गैस है। जहरीली गैस किसे कहते हैं, तो जहरीली गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन कौन हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन बात करेगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। आपको बता देते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछता है सहायक संधि के बारे में। तो सहायक संधि जो लाया था, उस सहायक संधि लाया था
सहायक संधि लाया था विले जली ने लाया था, विले जली ने। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि अवध पर सहायक संधि कब हुआ था। तो अवध पर सहायक संधि हुआ था 1801 में, 1801 में। और सहायक संधि लाया था कौन? तो विले जली। और ये कब से कब तक इसका कार्यकाल था? तो 1798 से 1805 तक इसका था। तो विले जली का कार्य है। लेकिन कुछ और अगर पूछ लेगा कि हैदराबाद को सहायक संधि कब हुआ था हैदराबाद पर, तो हैदराबाद का सहायक संधि हुआ था 1798 में, 1798 में हुआ था हैदराबाद का। फिर पूछेगा सिंधिया का कब हुआ था? सिंधिया, अगर सिंधिया का पूछ लेगा तो सिंधिया का हुआ था 1803 में, 1803 में सिंधिया का, हैदराबाद का 1798 में, अवध का 1801 में। सहायक संधि लाया था कौन? तो विले जली लाया था। और विले जली का कार्यकाल कब तक से कब तक था? तो 1798 से 1805 तक था इसका कार्यकाल। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो सबसे अधिक खपत होती है पंजाब में। सबसे अधिक जो खपत होती है वो होती है पंजाब में होती है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधे रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? बोला कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित होता है? तो दाएं छोर पर होना चाहिए। कहाँ? तो दाहिने छोर पर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का एक इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? बोला है कि 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो किए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। कौन किए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किए थे। और अगर हम बताते हैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अपने लास्ट गोली, अंतिम गोली से खुद को गोली मार लिए थे। और ये एक नारा दिए थे, इनको कहना था कि इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। इंग्लिश हैज ए नो बुलेट टू शूट मी किसने कहा था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं अपने एक लास्ट गोली से गोली मार लिए थे। कब? तो 27 फरवरी 1931 को। और कहाँ मारे थे? तो अल्फ्रेड पार्क में मारे थे। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मारे थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ खुदीराम बोस जी के बारे में, तो आपको पता है कि खुदीराम बोस और साथ में इनके साथ थे प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। जज कौन थे? तो जज थे किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। लेकिन ऐसा हुआ कि उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड ना होकर उनकी पत्नी कैंडी थी और कैंडी की मृत्यु हो गया। और यह बात सुनते ही प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दिया गया था। तो खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में ही फांसी की सज़ा पर लटका दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। अगर इसी पॉइंट से आपको बताते हैं
अगले ऑप्शन में देखिएगा तो इस ऑप्शन में भगत सिंह के बारे में भी दिया हुआ है। तो भगत सिंह के बारे में आपको पता है कि जब जो असेंबली में बम फेंके थे तो असेंबली में बम फेंकने के कारण इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दिया गया था। और भगत सिंह के साथ साथ कौन थे, तो भगत सिंह राजगुरु और बंटू केशवर दत्त को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था और इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि भगत सिंह के साथ साथ कौन कौन किसको फांसी पड़ा था, तो भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और बंटू केशवर दत्त को फांसी दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को। ऊधम सिंह के बारे में देखिएगा तो ऊधम सिंह ने 1940 में ओ डायर को लंदन में गोली मारे थे। और गोली मारने की वजह यह था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो डायर था। लेकिन वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने। लेकिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो डायर था। और इसी की वजह से ऊधम सिंह ने 1940 में वो डायर को गोली मारा था। 1940 में वो डायर को लंदन में जाकर गोली मारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बताते हैं दोस्त, इस शिफ्ट का 83 तक ही प्रश्न देखने को मिला और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इस PDF से मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर लगाइएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि NTPC में प्री में कैसा पेपर आएगा। और इसी तरीक़ा से मेंस भी पेपर इसके बाद हम करवाएंगे, वहाँ से भी आपको अनुमान लगेगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंज होता है। ऐसे बता देता हूँ कि जो PT का पेपर रहता है हूबहू मेंस का रहता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाता है। तो बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय दीजिएगा। चलते हैं, इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।